हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9 का आईएमपी क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। उसका हमने पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। ये आपका पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। तो आज का हमारा क्वेश्चन 1 का ए क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेक्ट ऑप्शन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है, और इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ा है क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो सिमिलर फीचर्स के बेसिस पर आप क्या करते हैं, कुछ ग्रुपिंग बनाते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स की या किसी भी चीज की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का आपको बेसिक यूनिट बताना है। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सिंपल कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। वो कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड आपको बताना है जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं। सो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलके बने हुए कंपाउंड को क्या बोला जाता है, एलिमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली इन अपर डायरेक्शन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जिसे हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हैं। जैसे समझो ये पेन है तो इसको मैं से ऊपर फेंकूं। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, आप थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपर डायरेक्शन में, ऐसे थ्रो कर रहे हैं। इट गोज टू हाइट एच। वो कहाँ तक जा रहा है, इसकी हाइट एच है, मतलब जहां से आप फेंक रहे हैं वहां से, और ये जहां तक जा रहा है इसकी हाइट कितनी है, एच है। एच एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल प्लेस देन। और ये कहाँ आ रहा है, मतलब ऊपर गया और फिर वापस अपनी जगह पे नीचे आ रहा है। तो आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन देखो, फर्स्ट का दिया है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्या उस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। सेकंड पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2h। क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 2h हो जाएगा। देखो, सेकेंड ऑप्शन तो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो आपका जीरो होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे एक सर्कुलर पाथ में समझते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे सर्कल कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं आके रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हुआ। वो उसका उसके जगह में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं आया है, वो जहां से चलना स्टार्ट किया था वहीं आके रुक गया। और वही सेम कंडीशन यहाँ पे है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्टिकली वो मोशन हो रहा है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ जा रहा है, मतलब यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, 2h नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, ये आपका क्या होगा, गलत है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो। एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की जीरो है, नहीं, ये भी गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या बोला है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज जीरो। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो कवर किया ही होगा, डिस्टेंस आपका जीरो नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या क्या है, किसमें सिमिलर है, उनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सब सेम है, उन्हें हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे टिश्यू होते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर इज। एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, उसकी वैल्यू आपको बतानी है, इसे आप अच्छी तरीके से लर्न रखना। ये जो दिख रहा है ये पूरा 10 टू द पावर है। ओके, 10 टू द पावर 23, 22, 10 टू द पावर 24। ठीक, इसको आप अच्छे से बना लेना। सो एवोगैड्रो नंबर हमारा होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ सब्सटेंस इज कॉल्ड। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सो जब कोई भी सब्सटेंस गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, उसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, और जब कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो इसको आप रिडक्शन बोलेंगे, और कोई सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। यहाँ रिडक्शन में आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ऑक्सीडेशन में लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, यूनिवर्सल
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में क्या होता है, जो जी है उसमें मास में इन सब चीज़ों में क्या किया जाता है, रिलेशन बताया जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन टू मासेस m1 एंड m2 एट अ डिस्टेंस r इज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, उसका मास m1 m2 है, तो ऑब्जेक्ट आपके हो गए, ठीक है, मास हमारा m1 m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F, वो आपको बताना है कब, ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग बताना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो फोर्स कितना लगेगा, आपका G है, ग्रेविटेशनल लॉ मतलब ग्रेविटेशन जो होता है, ग्रेविटी, और यहाँ पे दो मास की बात हो रही है, तो m1 m2 अपॉन हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, r² हो जाता है, ठीक है। सो G m1 m2 अपॉन r², ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल लॉ हमारा क्या कहता है, जो हमारा मास, जो फोर्स लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर इस लॉ के अकॉर्डिंग, तो फोर्स क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास के मल्टीपल होता है, ठीक है, और जो डिस्टेंस होता है उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस आपका डबल हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। मलेरिया इज कॉज्ड बाय, क्वेश्चन 8 पूछा गया है, मलेरिया किसकी वजह से होता है, मलेरिया का कॉज क्या है, सो फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होता है हमारा मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, साउंड वेव्स आर, साउंड वेव कैसी वेव होती है, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, ट्रांसवर्स होती है, मैकेनिकल होती है, सो हाँ साउंड वेव्स क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स होती है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन्स, हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा हुआ है, हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, आपका एक सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है। जैसे आप हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो ये हमारे एक होते हैं सैचुरेटेड और दूसरे क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। अब सैचुरेटेड में हमारा कौन सा बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक, और अनसैचुरेटेड में आता है हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन हमारे सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं, सैचुरेटेड हमारा सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल। यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन, क्या वो सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं, क्या वो सिंगल एंड डबल कंटेन करते हैं, डबल एंड ट्रिपल कंटेन करते हैं, नन ऑफ दिस। सो हमने क्या पढ़ा है, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हैं, ठीक है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, ठीक है। सो फिलअप में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू इज कॉल्ड, नर्व टिश्यूज की यूनिट को हम क्या कहते हैं, ये होता है हमारे न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला कितना होता है, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आप इसको बोलेंगे, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल देखो ग्रेविटी को हम कैपिटल G से डिनोट करते हैं और जो हमारी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। सो ऐसा यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो सबने पढ़ा ही है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो उसके थ्रू अगर आप ऐसा यूनिट निकालोगे एक्सेलरेशन का तो वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है ऐसा यूनिट, ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कोलेरा इज कॉज्ड बाय, कोलेरा किसकी वजह से होता है, सो ये होता है विब्रियो कोलेरा, ठीक है। सो जो हमारा कोलेरा है वो किसकी वजह से होता है, तो कोलेरा का कॉज होता है विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से कोलेरा आपका फैलता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, डैश वेव्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्रेशन एंड रेयर फ्रिक्शन, सो कंप्रेशन और रेयर फ्रिक्शन की वजह से कौन सा वेव फॉर्म होता है, सो ये होता है साउंड वेव, ओके। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट हमारा क्या है, राइट डिफरेंस बिटवीन टेंडन
एंड लिगामेंट। आपको टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंशिएट करना है। सो टेंडन क्या होता है? इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, ज्वाइन करता है मसल्स को, किससे? बोन और कार्टिलेज से। एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव मतलब जोड़ना। कनेक्टिव आप लोगों ने वर्ड पहले सुना होगा, तो कनेक्टिव का मतलब क्या हो रहा है? जोड़ना। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है जो किसे ज्वाइन करता है, किसे जोड़ता है? मसल्स को बोन और कार्टिलेज से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या है? ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है जो क्या करता है, दो बोन्स को ज्वाइन करता है। ठीक है। सेकेंड क्या डिफरेंस है? इट इज नॉट फ्लेक्सिबल। जो टेंडन होते हैं ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, और जो लिगामेंट होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं। थर्ड डिफरेंस हमारा क्या है? येलो इलास्टिन फाइबर्स आर एब्सेंट। यहाँ पे एक येलो इलास्टिन फाइबर है, वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। यहाँ पे येलो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। लास्ट डिफरेंस हमारा क्या है? हेल्प्स इन लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? थोड़ा हिलना डुलना। ठीक है, जगह चेंज होना, लोकोमोशन है ये। ठीक है, मोशन समझ रहे हो? मोशन मतलब डिस्टेंस, कुछ भी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जगह चेंज होता है मोशन में। सो लोकोमोशन होता है जगह चेंज करना। ठीक है। सो ये क्या, टेंडन क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। और लिगामेंट में क्या होता है? इट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ बोन्स। ये बोन्स के मोशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। और डिसलोकेशन को क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। व्हाई? जब आप आयरन नील को क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। उसका रीजन बताना है। पहले तो देखो, आयरन क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। जब आप उसको कहीं भी छोड़ते हैं, जैसे कि आप उसको एयर वाटर के प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है रस्ट पढ़ा है, कोरोसियन पढ़ा हुआ है। ठीक है। सो आपके आयरन में क्या होता है? मेटल में रस्ट लग जाता है, जंग लग जाती है, मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर ले रहा है। तो जब आप उसको किस में डालेंगे? कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, तो यहाँ पे भी वो क्या करेगा? आयरन बहुत ही जल्दी कॉपर सल्फेट के साथ क्या करेगा? रिएक्शन देगा। जैसे हमने एक ये क्या कर लिया, बीकर ले लिया है, इसमें हमारा कॉपर सल्फेट का मान लो सोल्यूशन है CuSO4। इसमें हमने क्या किया है? एक आयरन नेल डिप किया हुआ है। ये हमारा आयरन नेल है। अब ये आयरन नेल क्या करेगा? बहुत ही जल्दी कॉपर सल्फेट से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, और SO4 से क्या कर लेगा? अपना जगह चेंज कर लेगा। मतलब SO4 की जगह आपको क्या दिखेगा? आयरन दिखेगा। देखो यहाँ पे रिएक्शन में दिख रहा है आयरन है, इसको आपने कॉपर सल्फेट में डिप किया, ठीक है, CuSO4 में, तो आपको क्या मिलेगा? कॉपर आपको अलग मिल जाएगा, और ये जो आयरन है वो सल्फर SO4 के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेगा। ठीक है, ये आयरन, ये कॉपर सल्फेट, ये कॉपर है, इसको इधर लिख लो, आयरन सल्फेट। और ये हमको क्या मिल जाएगा? आयरन सल्फेट मिल जाएगा, और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। सो और क्या है? दिस कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द आयरन नेल, सो द कलर बिकम्स चेंज्ड। सो इसी वजह से क्या हो रहा है? देखो, अब आपने आयरन को डिप किया था, कॉपर अलग हो गया है, FeSO4 आपको मिल रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है? हमें कलर चेंज दिखाई देता है इस सोल्यूशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h? ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को आप h हाइट से क्या कर रहे हैं? ड्रॉप कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए ये आपका सरफेस है हमारा, ठीक है, अब हम h हाइट पर हैं, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं नीचे। ठीक, हैविंग अ मास m, इसकी हाइट h हाइट से हम ड्रॉप कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m दिया गया है। ठीक है, सो जस्ट बिफोर रीचिंग द सरफेस, अब सरफेस पे पहुंचने से पहले, ठीक है, पूछ क्या रहा है? सरफेस पे पहुंचने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? व्हाट इज द वेलोसिटी पूछी गई है ना। उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको बतानी है जिसे आप h हाइट से नीचे गिरा रहे हो, और उसका मास m दिया हुआ है। तो चलिए निकालते हैं। सो इफ वी टेक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, अब देखो आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरा रहे हो, तो जाहिर सी बात है उसमें ग्रेविटी लगेगी। तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने क्या मान लिया है? g मान लिया है। देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सो हमें न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करना है, जो कि क्या बताता है? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। चलिए, सो बिफोर रीचिंग ऑन सरफेस इफ द वेलोसिटी इज v,
और अगर आपका सर देखो ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, u होती है, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, v। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नीचे पहुंचने से पहले जो उसकी वेलोसिटी होगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, v सपोज कर रहे हैं। देन अब हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो v तो हमारा v ही है, तो उसको हमने v स्क्वायर रख दिया। u, कोई भी ऑब्जेक्ट शुरू में क्या रहेगा, उसका जो मोशन होगा, जो उसकी स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जीरो ही रहेगी, ठीक है, जीरो से ही वो चलना स्टार्ट करेगा। सो इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है u वो क्या है हमारा, जीरो है, तो हमने जीरो रख दिया, जीरो का स्क्वायर हो गया। और 2as में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। सो a की जगह हमने g रखा है, और यहाँ पे जो s डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे हमारा क्या है, हाइट है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और इस डिस्प्लेसमेंट को हमने h माना हुआ है, ठीक है। सो s की जगह हमने क्या ले लिया, h। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हमने g और h क्यों लिखा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन है, लेकिन हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिया है, इसलिए a की जगह हमने g लिखा हुआ है, और s हमारा यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट हाइट है, सो हमने s की जगह h लिया हुआ है, ठीक है। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, देखो v स्क्वायर इक्वल टू जीरो, जीरो स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh है। अब v स्क्वायर हमारा क्या, v स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है, मतलब v 2gh है, v का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा। v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2gh हो जाएगा, और जब इस ये इधर स्क्वायर है इधर भेजोगे तो वो रूट बन जाएगा, ठीक है। सो अंडर रूट 2gh, ये हमारी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की जिसे आप h हाइट से फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी, ये रूट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड यू कैन डिटरमाइन द वॉइस ऑफ योर फ्रेंड सिटिंग इन अनदर रूम। अब आपको साउंड की यहाँ पे क्या बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है, जिसकी वजह से आप, जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, कोई पर्सन दूसरे रूम में बैठा है तो उसका साउंड सुन पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है। सो आंसर चलो रीड करते हैं। देखो, दिस प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ साउंड। तो जो हमारा साउंड है, साउंड की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। जनरली द साउंड आर नॉट क्लियर एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय मोर देन वन वाइब्रेशन, ठीक है, बहुत सारे वाइब्रेशन आपने सुना, जब कहीं पे भी बहुत लाउड म्यूजिक होता है, ठीक है, लाउड वॉइस बज रहा हो, तो आप लोगों ने देखा है बर्तन गिरने लगते हैं, ठीक है, और बहुत सी चीज़ों में वाइब्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो जो हमारा साउंड होता है वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है, ठीक है। सो जनरली द साउंड आर नॉट क्लियर, क्लियर नहीं होते, एंड आर प्रोड्यूस्ड बाय मोर देन वन वाइब्रेशन, ये एक से ज्यादा वाइब्रेशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। देयर इज वन फंडामेंटल टोन इन एवरी नोट हुज इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, ठीक है। अब इनमें से देखो बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं, बहुत सारे वाइब्रेशन है, तो इनमें से कुछ क्या होगा, बहुत सारे वाइब्रेशंस है, तो इनमें से कुछ की इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और कुछ का एम्पलीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। इन एडिशन देयर आर वेरियस ओवरटोन्स विथ वेरी लो इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, देखो कुछ की इंटेंसिटी ज्यादा है, कुछ का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो इसका एडिशन करेंगे जब आपको, तो आपको रिजल्ट जो आपको टोन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वेरी लो इंटेंसिटी वाला मिलेगा। उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बहुत ही लो होगी। Several overtones produce one timbre. This is the reason that one can hear the sound. So ये रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, आप एक रूम में बैठ के भी दूसरे रूम की आवाज सुन पाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस व्हेन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ कंडीशंस ये आप समझ लो। तो अगर वो होता है, वो कंडीशन घट रहा है, तो क्या होगा, आपको रिएक्शन देना है उस पर, ठीक है। सो फर्स्ट क्या बोला जा रहा है, हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज चेंज। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप क्या कर रहे हैं, हैबिटेट चेंज कर दे रहे हैं, तब क्या होगा। अब जैसे आपको आपके घर में रहने की आदत है, ठीक है, आपको अपने घर, आपका घर क्या है, आपका एक तरह से हैबिटेट है। अगर आपको आपके घर से बाहर निकाल दिया जाए तो आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे, आप उतनी अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। घर पे आप हो, घर में आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो, आपको जब मन करे तब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, ठीक है। लेकिन जब अगर आपको घर से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है, आपको घर में ना रहने दिया जाए,
तो आपका क्या होगा, आपका लाइफ प्रोसेस पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, आप अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का आप क्या करोगे, हैबिटेट चेंज कर दोगे, तो क्या होगा, देखो, इन सच लाइफ वुड बिकम इम्पॉसिबल बिकॉज ऑल ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। देखो वही बोला जा रहा है, जब आप क्या कर रहे हैं, हैबिटेट चेंज कर दे रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, उनका लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे, अदर बायोटिक कंपोनेंट्स पे वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जब आप उन्हें उनके हैबिटेट से हटा दोगे तो वो ऑर्गेनिजम्स उन्हें नहीं मिलेंगे, उनको वो बायोटिक कंपोनेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो बाय द चेंज ऑफ हैबिटेट दे वुड बी फार अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। अब आपने हैबिटेट चेंज किया है तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट से क्या हो गए हैं, हट गए हैं। वुड ऑल्सो फेस प्रॉब्लम इन फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स, वो अपने बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएंगे, सो उनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो मर भी सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्या हो जाएगा, रिएक्शन है कि जब आप किसी भी हैबिटेट का जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट चेंज करेंगे तो ये होगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्या बोला जा रहा है, माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स स्पेंड फ्यू मंथ्स इन वन प्लेस एंड अदर मंथ इन अनदर प्लेस। व्हाई? देखो माइग्रेटरी बर्ड्स आपने सुना होगा, ठीक है, तो माइग्रेटरी ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो कुछ समय एक जगह पे रहते हैं और कुछ टाइम के लिए फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आपको रीजन देना है, ठीक है। सो फूड, शेल्टर एंड रिप्रोडक्शन आर द मेजर नीड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की क्या है, मेजर नीड है, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स आर सच विच ऑब्टेन दिस इन डिफरेंट प्लेसेस। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनको ये चीजें कहाँ मिलती है, डिफरेंट प्लेस पे मिलती है, मतलब वो जहाँ रह रहे हैं वहां पे उनको वो, मतलब जैसे कि सर्वाइवल के लिए जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है। एट डिफरेंट टाइम्स दोज देयर नेचुरल हैबिटेट इंक्लूड्स वेरिएबल इन्वायरमेंट, ठीक है। अब जैसे अभी हमने ऊपर वाली कंडीशन पढ़ी, यहाँ पे आप किसी ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट चेंज कर रहे हो तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे माइग्रेटरी क्या होते हैं, माइग्रेटरीज अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग नेचुरल या फिर बहुत सारे एटमॉस्फेयर में वो क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग इन्वायरमेंट में वो सरवाइव कर सकते हैं। सो ये अपने आप को क्या करते हैं, हैबिटेट इंक्लूड वेरिएबल इन्वायरमेंट। सो ये अपना जो हैबिटेट होता है वो क्या करते हैं, वेरिएबल इन्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। सो दिस ऑर्गेनिजम्स स्पेंड फ्यू मंथ्स इन वन प्लेस एंड अदर मंथ इन अदर प्लेस। सो इस तरीके से ये अपना कुछ मंथ एक जगह बिताते हैं और कुछ मंथ के लिए वो कहीं और चले जाते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये क्या क्या पूछ रहा है, राइट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपको मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंशिएट करना है। सो कंपाउंड देखते हैं पहले। कंपाउंड क्या है, इन अ कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट। जो कंपाउंड होता है उसमें जो सब्सटेंस है आपके, वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं बाय वेट, ठीक है। और जो मिक्सचर है वहां पे जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो क्या होते हैं, उनका रेशियो नॉट फिक्स्ड, रेशियो फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजीनियस। कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हमने पहले पढ़ा हुआ है, एक बार रिकॉल कर सकते हो आप। होमोजीनियस क्या होता है, उसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसमें आपको पार्टिकल्स, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं। होमोजीनियस क्या है, होमोजीनियस में आपको पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, तो जो कॉम्पोजिशन होता है वो इक्वल होता है हर जगह। और जो हेट्रोजीनियस होता है उसमें आपको पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, जो कॉम्पोजिशन है वो इक्वल नहीं होता, ठीक है। सो कंपाउंड्स आर क्या होते हैं, ये ऑलवेज होमोजेनियस होते हैं, और मिक्सचर हमारे हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस दोनों हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट के प्रॉपर्टी से, ठीक है, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है। और इन मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर आर एवरेज प्रॉपर्टी ऑफ दिस कंपोनेंट। और यहाँ पे क्या होता है, एवरेज रहता है वो प्रॉपर्टी,
ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। सिंपल फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से हम क्या नहीं कर सकते, कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड। आप फिजिकल और मैकेनिकल मेथड से मिक्सचर के कंपोनेंट्स को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। ठीक है। लास्ट हमारा डिफरेंस क्या है, कंपाउंड्स है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और मिक्सचर जो होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड नहीं होता, डज नॉट हैव फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोल रहा है, आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सप्लेन करना है विथ 2 एग्जाम्पल्स। आपको दो एग्जाम्पल्स भी देने हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस के। ठीक है, तो पहले देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक है, इफ अ ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन सम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी डिस्टेंस को क्या कर रहा है, सेम टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, देन हम इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है उसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है और वो इक्वल टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जैसे देखो यहाँ पे A to B है हमारा, ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है और देखो टाइम इंटरवल सेम है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमारा 5 मीटर्स है, फिर ये भी हमारा 5 मीटर्स है, ये भी 5 मीटर है, और डिस्टेंस हमारा इक्वल है और हमारा टाइम इंटरवल भी। ठीक है, टाइम इंटरवल भी कैसा होगा, सेम होगा। मान लेते हैं 10 सेकंड में वो 10 मीटर जा रहा है, फिर 10 सेकंड में 10 जा रहा है, 10 सेकंड में 10 जा रहा है। ठीक है, सो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 7 मीटर डिस्टेंस इन सच अ वे दैट 1 सेकेंड इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 मीटर। जैसे टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, 7 मीटर है, और कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर कर रहा है। सो ये हमारा कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, द स्पीडोमीटर ऑफ अ मोटर बाइक शोज सेम स्पीड व्हेन बाइक रनिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। जब आपका जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है वो क्या करता है, सेम स्पीड शो करता है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ अ पार्टिकल कवर्स सेम डिस्टेंस इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो सेम डिस्टेंस को ही अलग अलग टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, सो ऐसे मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, जैसे देखो डिस्टेंस उतना ही हमारा, डिस्टेंस देखो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, उतना ही डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन टाइम इंटरवल अलग अलग है। यहाँ पे अगर 10 सेकंड लग रहा है, यहाँ पे 15 लग रहा होगा, यहाँ पे आधे घंटे लग जा रहे हैं। सो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर डिस्टेंस इन सच अ वे दैट डिफरेंट टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर को ही कवर करने में यहाँ पे 5 सेकेंड लग रहे हैं, या फिर मान लो 10 मिनट लग रहा है, और यहाँ पे 1 मीटर को ही कवर करने में 15 मिनट लग रहा है। सो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव फॉर 10 सेकेंड इन सच अ मैनर that for each second its movement is different, then such motion is called non-uniform motion. So ये दो आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग। ये जो आपको दिए हुए हैं, 12 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है और 22 ग्राम CO2 दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ठीक है, सो एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 32। ठीक है, इसका हम सबसे पहले आपको वेट पता होना चाहिए, तो ऑक्सीजन का वेट 32 हो गया। अब आप निकालोगे कैसे, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल होता है, 1 मोल होता है। ठीक है, हमारा जो 32 ग्राम ऑक्सीजन है वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। ठीक है, 1 मोल के बराबर हो गया। अब आपको 12 ग्राम ऑक्सीजन निकालना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन वेट कितना है, 32 है, इंटू कितने के लिए निकालना है, 12 ग्राम के लिए, तो 12 कर दोगे। ठीक है, चलिए अब आप इसको कट कर सकते हैं, 4 3 हो जाए, सॉरी
4 3 ज़ा 12 हो जाएगा हमारा, और 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा। सो आंसर हमारा आ जाएगा 3/8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3/8 मोल ऑक्सीजन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 3/8 मोल ऑक्सीजन। सेकंड क्या बोला है, एटॉमिक वेट ऑफ CO2। आपको 22 ग्राम CO2 भी निकालना था। सो CO2 का एटॉमिक वेट कितना है, 44 हो गया। ठीक है, तो 44 ग्राम CO2 इज इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। 44 ग्राम जो हमारा CO2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सॉरी कितने ग्राम के लिए निकालना है, 22 ग्राम के लिए हमको निकालना है। 22 ग्राम CO2 निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 अपॉन वेट कितना है 44, तो डिवाइडेड बाय 44 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे कितने के लिए निकालना है, 22 के लिए, तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, ये हो जाएगा 1 ज़ा और ये हो जाएगा 2 ज़ा। सो 1/2 मोल CO2, 1/2 मोल CO2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए मैं पहले की भी क्लासेस में बोली हूँ, अभी भी बता रही हूँ आपको, एग्जाम से पहले आप कम से कम 20 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके तभी बन पाएंगे जब आपको मास नंबर पता होगा, एटॉमिक नंबर याद होगा। ओके, तो आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए रीड करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव वन कॉमन फंक्शनल ग्रुप एंड देयर मेंबर्स आर इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मास आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ऐसे क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका क्या हो, वन कॉमन फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप क्या हो, एक ही हो, जैसे उसमें या तो फिर एल्कोहल जुड़ा हो OH, या फिर उसमें आपने एल्डिहाइड जोड़ा हुआ है CHO ही हो। ठीक है, तो कॉमन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और उनके मेंबर्स क्या क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मास, सॉरी जो उनका ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू मास होना चाहिए। सो ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, मेंबर्स ऑफ एनी होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। टू मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज हैव डिफरेंस ऑफ, ये देखो ये आपको दिख रहा है, सो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड से क्या किया जा रहा है, डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। जो होमोलोगस सीरीज में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है, सिमिलर होती है, बट सम चेंजेस आर प्रेजेंट इन फिजिकल प्रॉपर्टी, और कुछ चेंजेस आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कुछ सीरीज दी हुई है, जैसे CH4 मेथेन, C2H6 एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। ठीक है, और जनरल फॉर्मूला, किसका जनरल फॉर्मूला है ये आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक सीरीज दिया हुआ था, और ये फॉर्मूला हमारा होमोलोगस सीरीज का फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए, सो आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।